बीजेपी के लिए सबक है? जवाब तो देना होगा। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा कि इस चुनावी अंक में आपका स्वागत करता हूं। आज जवाब तो देना होगा में हम आपके सामने दो मुद्दे लेकर आए और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला मुद्दा ये है कि यहां वहां हर तरफ ईवीएम क्यों बिखरे मिल रहे हैं। कहीं हाईवे पर फेंके हुए हैं, कहीं होटल के कमरे से मिलने की बात है। होटल में है तो नेताजी बीजेपी के ही हैं। भोपाल में जिस स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखे गए थे वहां अचानक से ब्लैकआउट क्यों हो गया। कई जगहों पर चुनाव अधिकारियों के घर से ईवीएम मिलने की खबरें आ रही हैं। सवाल यह कि ऐसा कैसे हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से सीधे सीधे राहुल गांधी और उनके साथ तमाम दूसरे बड़े नेताओं ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी हेराफेरी कर सकती है, इसलिए सतर्क रहें। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज समाप्त हुए चुनाव के बाद सतर्क रहे। मध्य प्रदेश में मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम ने अजीब तरीके से व्यवहार किया। कुछ लोगों ने एक बस चुरा ली और 2 दिनों के लिए गायब हो गए। वे एक होटल में ड्रिंक करते पाए गए, ऐसा एक ट्वीट भी किया गया। राहुल की लाइन के मुताबिक कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता कह रहे हैं कि बीजेपी एग्जिट पोल के अनुमान के बाद से ही सदमे में है और अब साम दाम दंड भेद किसी कीमत पर भी जीत चाहेगी, लिहाजा ईवीएम को लेकर सतर्क रहे। मतलब कांग्रेस एग्जिट पोल में बीजेपी की हार और ईवीएम से छेड़छाड़ को लॉजिकली जोड़ने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, 5 राज्यों की अपनी निश्चित हार से घबराई भाजपा अब प्रतिशोध की राजनीति में पूरी तरह से उतारू है। 24 घंटे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से लड़ाई के लिए मोदी जी ने चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सबको बंधुआ मजदूर बना दिया है। बंधुआ श्रमिक बनाने का पूरा प्रयत्न चल रहा है। नियम, कानून और संविधान को ताक पर रखकर मोदी सरकार अपनी हिटलर शाही दिन प्रतिदिन दर्शाती है। वहीं कांग्रेस के नेता 5 राज्यों के एग्जिट पोल के अनुमान को सच मान रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से एग्जिट पोल के नतीजों के आसपास ही ज्यादातर फाइनल नतीजे होते रहे हैं। अगर ये ट्रेंड इस बार भी दोहराता है तो हर राज्य के अनुमान में बीजेपी कमोबेश पिछड़ती दिख रही है। इंडिया न्यूज और नेटा का एग्जिट पोल, जिसके सटीक होने की संभावना सबसे ज्यादा है, उसके मुताबिक भी कांग्रेस इन 5 राज्यों में 2-1 से आगे है। बीजेपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो मुकाबले में है, लेकिन राजस्थान में वो 70 से बहुत दूर दिख रही है। सवाल यह कि अगर एग्जिट पोल का अनुमान 11 दिसंबर को सही साबित होता है तो क्या माना जाना चाहिए कि बीजेपी की अपनी करनी का फल है? मोदी शाह से लोगों का मोहभंग हो रहा है? लोकल मुद्दे ज्यादा बड़े हैं और भारी हैं? इन्हीं तमाम सवालों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ मनोजीत मंडल जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तृणमूल के समर्थक हैं। माधव आनंद हमारे साथ आरएलएसपी प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। इसके अलावा आरपी सिंह बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। जयशंकर गुप्ता सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। एसवाई कुरैशी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले जवाब तो देना होगा हम एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बिना किसी ब्रेक के चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मान बीजेपी के लिए सबक है? जवाब तो देना होगा। तो जवाब तो देना होगा में आज हम 2 मुद्दे आपके सामने रख रहे हैं। एक तो ईवीएम्स को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और दूसरा कि अगर एग्जिट पोल के जो नतीजे आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं यही 11 तारीख को आने वाले हैं तो क्या मोदी और शाह का जादू कम हो रहा है? क्या लोकल मुद्दे मोदी का जो मोदी वेव कहा जाता है उस पर भारी पड़ रहे हैं? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आरपी सिंह जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। मनोजीत मंडल हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। माधव आनंद आरएलएसपी के प्रवक्ता है और जयशंकर गुप्ता सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ है। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन पहले मैं आप सभी की एक राय जानना चाहता हूं ईवीएम को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर। और सुरेंद्र जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं कि ईवीएम को लेकर सवाल तो पहले भी उठते रहे, लेकिन जो इस बार वाकई कुछ सामने आए, जैसे राजस्थान में नेशनल हाईवे पर एक ईवीएम का मिलना या फिर कुछ और सवाल जो मध्य प्रदेश में लेकर उठे, क्या इससे जो चुनाव हो रहे हैं और जो चुनावी नतीजे आएंगे उसको लेकर लोगों के मन में सवाल खड़ा होगा और चुनाव आयोग क्या कटघरे में खड़ा हो रहा है इससे?
निश्चित तौर पे चुनाव का नतीजा आज की डेट में हमारे पक्ष में हो, विरोध में हो, लेकिन लोकतांत्रिक प्रणाली में सुशांत भाई एक एक आदमी को चुनाव की प्रक्रिया पर विश्वास होना चाहिए। चुनाव में आखिरी व्यक्ति तक चुनाव का विश्वास होना चाहिए, आयोग का विश्वास होना चाहिए, निष्पक्षता का विश्वास होना चाहिए। आज वो निष्पक्षता कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार में और चुनाव आयोग में कटघरे में खड़ी है। ये चुनाव आयोग की और सरकार की जिम्मेवारी है कि पूरे 130 करोड़ लोगों का विश्वास जो है वो चुनाव की प्रक्रिया में लागू करें। उसमें चाहे ईवीएम, वीवीपैट या बैलेट कुछ भी हो, लेकिन मेरे सारे देशवासियों को चुनाव आयोग की प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वास चाहिए। सुरेंद्र जी, मैं एक सवाल और आपसे जानना चाहता हूं इसी से जुड़ा हुआ कि अमूमन ये कहा गया कि बीजेपी ईवीएम से छेड़छाड़ कर देती है और आप कोई भी ईवीएम में बटन दबाइए वोट बीजेपी को जाता है। तो जब छेड़छाड़ वोटिंग के पहले ही हो चुकी होती है और वोटिंग में आप जाइए और कोई बटन दबाइए वोट बीजेपी को ही जाना होता है, तो फिर स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी की गुंजाइश कहां रह जाती है? या ईवीएम जिस पर सील लग गया उसमें बीजेपी को फेरबदल करने की कोशिश करेगी, इसकी गुंजाइश कहां रह जाती है? फिर यह सवाल क्यों? देखिए सुशांत भाई, फिर वही चुनाव के समय तक क्या क्या सवाल उठते हैं, क्या क्या नहीं उठते हैं, ये अपने आप में एक प्रश्न है। लेकिन इसके साथ में इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है, ब्लूटूथ है, वाइड एरिया नेटवर्क है, LAN संभव है। मैं प्रश्नवाचक बात कर रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं। अगर ये इस तरीके की चीजें संभव हैं तो निश्चित तौर पर वो स्ट्रांग रूम में भी संभव हो सकती हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और इसी कहने को लेकर के चुनाव आयोग और बाकी सब लोग इस समय घेरे में खड़े हुए हैं और इसी का जवाब पूरे देश में चुनाव आयोग को और वर्तमान सरकार को देना है। एक एक आदमी को विश्वास में लेना है कि हमारी चुनावी प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी है और बिना किसी साहब मुझे ये बताइए, बगैर किसी बेईमानी की अदालत ने कह दिया कि ईवीएम जो है उसको हटाने की कोई जरूरत नहीं, उससे जो चुनाव होते हैं वो निष्पक्ष होते हैं, ये सारी बातें ठीक है। लेकिन जब ऐसी बात अदालत कह रही है और उसके फौरन बाद उन दो राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है और ऐसी खबरें आए कि ईवीएम हाईवे पर मिल रहा है या ईवीएम किसी होटल रूम में मिल रहा है और वो दोनों राज्य बीजेपी शासित हो, तो क्या सवाल उठना लाजमी है? मैं चाहूंगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी पंजाब में चुनाव जीते थे, उससे पहले कांग्रेस लगातार ईवीएम पे हल्ला करी थी और उन्होंने यहां तक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा स्पष्ट कहा कि मुझे ईवीएम पे विश्वास है, मुझे पूरे प्रोसेस पे विश्वास है, मुझे चुनाव आयोग पे पूरा विश्वास है। अब दिक्कत है कि कांग्रेस के मित्रों को अभी से डर लग रहा है चुनाव हारने का। वो अभी से अपना बहाना ढूंढ कर रखे हुए हैं कि अगर चुनाव हारेंगे तो क्या बहाना बनाएंगे, क्या कहेंगे। सबसे आसान बहाना है कि सर मैंने बोला नहीं ना, सर मैंने बोला नहीं, अच्छी बात नहीं है, मैंने सिर्फ आपको पूरक बात नहीं, मैंने बोला नहीं ना। लेकिन आरपी सिंह साहब, ये डिबेट तो मैंने रखा है, ये तो कांग्रेस ने नहीं रखा। और बतौर नागरिक जो लोगों के मन में सवाल है वो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर ऐसी चीजें हो रही हैं, बताइए ईवीएम हाईवे पे मिले, होटल के कमरे में मिले, क्या ये उचित है? मैं जवाब, मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए। तो जहां तक ईवीएम का प्रोसेस है, जब चुनाव जीत जाए तो अच्छा है, चुनाव हार जाए तो भाजपा वालों ने ईवीएम में ब्लूटूथ से, वाईफाई से कहीं गड़बड़ कर दी, वो पहले से ही उसको मैनेज कर लिया ईवीएम को, अब वो स्ट्रांग रूम के अंदर घुसकर ईवीएम मैनेज कर लेंगे। ये सब कुछ सब कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट है। हाँ, जहां तक आपने कहा कि एक ईवीएम कोई सड़क पे मिली और उसकी जांच हो रही है, जहां एक ईवीएम के होटल के रूम में मिली उसकी जांच हो रही है। अब कहीं पे, अब जैसे पहले बैलेट बक्से उठ जाते थे पूरे, अभी चुनाव हुआ बंगाल के अंदर, हमने देखा किस प्रकार बैलेट बॉक्सेस पूरे उठाकर वहां पर नालों में, तालाबों में फेंक दिए गए थे। तो ये कहीं ना कहीं घटना हो सकती है, कोई ठीक है। किसी ने, सर हमारे साथ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी जुड़ गए हैं। मैं बाकी मेहमानों के पहले उनके पास जाना चाहता हूं ताकि दर्शक को स्थिति साफ हो। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला इस अहम विषय पर हमसे बात करने के लिए। सर, ये जो बातें आ रही है सामने कि राजस्थान में हाईवे पर एक ईवीएम मिल गई या किसी होटल के कमरे में मध्य प्रदेश में मिल गई, क्या ये सामान्य है कि एकाध ऐसी घटनाएं सामने आ जाएं? और क्या प्रोटोकॉल होता है जो स्पेयर ईवीएम्स होते हैं चुनाव के, उनको लेकर भी? देखिए, जब जनरल इलेक्शन में तकरीबन 20 लाख के करीब ईवीएम यूज होती हैं
और ये जो 4-5 इलेक्शन में भी आप 4-5 लाख के करीब मशीनें इस्तेमाल होंगी, उसमें इक्का दुक्का किसी की घटना होने की संभावना तो होती ही है। और उस सबके लिए समाधान है, उस सबके लिए प्रोटोकॉल है। एक तो 15% 20% के करीब हम रिजर्व रखते हैं मशीनें, तो अगर जो मशीन खराब हुई तो उसको फौरन रिप्लेस कर सके। तो कुछ मशीनें जो आई सामने वो तो रिजर्व में से थी, उनका तो कोई इस्तेमाल नहीं, वापस स्ट्रांग रूम में जाकर रखी जाएंगी। अच्छा, क्योंकि मशीनों के ऊपर इतनी विजिल ऑलरेडी होती ही है, हर स्ट्रांग रूम के बाहर लोग बैठे होते हैं, हर स्ट्रांग रूम के ऊपर सीसीटीवी कैमराज लगे हैं, 3 टियर की सिक्योरिटी, पैरामिलिट्री सिक्योरिटी उसको होती है। तो ऐसा तो हो नहीं पाता कि इस किस्म की कोई घटना हो और वो लोगों की निगाह से बच जाए। तो निगाहों में आती है और उसको फिर मीडिया पे काफी उसको पब्लिसिटी मिलती है। तो इसलिए इक्का दुक्का घटनाओं से अपसेट नहीं होना चाहिए। ऑफकोर्स ये भी ना हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बाकी के जो बिल्डिंग चेक सेफ गार्ड है वो बहुत काफी है, उस पर ध्यान रखें। और अब तो वीवीपैट आने के बाद से तो वीवीपैट पर रखिए पूरा फोकस, और कितनी मशीनें वीवीपैट की पर्चियां गिनी जाएंगी, डिबेट ही सारी अब उस पर होनी चाहिए मेरे ख्याल में। ठीक है सर, एक बात और बताइए कि ये जो ईवीएम्स मिली, जो भी चुनाव आयोग ने ये कहा कि ये जो एक्स्ट्रा ईवीएम्स होती हैं चुनाव में वो थी जो मिली हैं, तो फिर लोगों के मन में सवाल ये कि अगर इनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ना था तो अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों की है चुनाव आयोग ने? नहीं, देखिए ये दोनों बातें ठीक है। एक तो हर मशीन के हर घटना के पीछे एग्जैक्ट फैक्ट क्या थे वो पता होने चाहिए, और वो इलेक्शन कमीशन इंक्वायर करके और वो उसके ऊपर कार्रवाई करती है। अब ये जो मशीनें रिजर्व में है यूज नहीं होंगी, लेकिन वो सड़क पे पड़ी मिल जाए वो तो समाधान नहीं है, वो तो बर्दाश्त नहीं होगा। बेशक उसका इलेक्शन पे कोई रिजल्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन में जो मशीनें यूज हैं वो अलग है, एक्स्ट्रा वाली मशीनें अलग है, किसी अलग जगह जाएंगी। लेकिन किसी जगह गलत जगह पड़ी भी मिल जाए और उसका एक्शन न हो, ये सोचिए कि भाई इलेक्शन सर लेकिन सर आप ये तो मानेंगे कि ऐसी जब खबरें सामने आती हैं उसके बाद जो आम आदमी है उसके मन में ये संशय पैदा होगा कि अगर हाईवे पर ईवीएम मिल रही है तो इस बात की क्या गारंटी है कि बाकी ईवीएम्स जिनके जरिए चुनाव कंडक्ट कराया गया वो बिल्कुल ठीक ठाक स्ट्रांग रूम तक पहुंची, उनके साथ कोई गड़बड़ी नहीं हुई। ये संदेह लोगों के मन से कैसे जाएगा? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लोगों के दिमाग में जो संदेह होना बहुत खतरनाक चीज है, और इसीलिए कि जो भी किसी किस्म की शिकायत आती है इलेक्शन कमीशन उसको फौरन उसको इंक्वायर करती है, और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि फौरन ही उसके ऊपर पब्लिक स्टेटमेंट जारी करे। जितनी भी देर होती है ना वो खतरनाक होती है, उस चीजें स्पेकुलेशन और रूमर बहुत बढ़ जाती है। सर आपके जमाने में तो ऐसी खबरें नहीं आती थी, अब क्यों आ रही हैं? ये इसलिए भी आ रही है। दो बातें बड़ा इंटरेस्टिंग आपने जवाब दिया कि ऑफकोर्स मशीनरी हैज टू बी अलर्ट ऑल द टाइम। सिर्फ ग्लोरी के जमाने में हम बहुत अच्छे थे तो अब हमेशा अच्छे रहेंगे तो नहीं होता, हमें तो अलर्ट हमेशा ही होना चाहिए। लेकिन मेरा अपना ये कहना यह है, मैं इलेक्शन कमीशन में अपने कोलीग को यही मशवरा देता रहता हूँ कि भाई जब भी कोई शिकायत होती है उसकी इंक्वायरी फौरन करके पब्लिक के सामने फौरन जाया करो। जितनी भी देर लगाओगे, 2 मिनट की देर लगाओगे, वो खतरनाक है, क्योंकि पब्लिक माइंड में अगर ये घुस जाए कि ये गड़बड़ है। अच्छा, एक और मैं इंटरेस्टिंग आपको बात बताना चाहता हूँ कि हमारे वक्त शिकायतें इसलिए भी नहीं होती थी कि रेपुटेशन उस वक्त इलेक्शन कमीशन की इतनी अच्छी थी कि हमसे हमारे लोगों से वो गलती हो भी जाए तो लोग उसको माफ करते थे, ये सोचते कि भाई लोकल लेवल पे कोई एबरेशन हो गई तो उसमें कुछ चिंता की बात नहीं होती थी। लेकिन जब जरा से सवाल उठने लग जाते हैं इंस्टीट्यूशन पे तो उसके बाद उनका काम, नॉर्मल काम भी मुश्किल हो जाता है। ठीक काम भी करें तो दिखता है देखने में। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकालकर ये चीजें समझाई। जयशंकर जी, एक बात तो जो कुरैशी साहब कह रहे हैं उससे साफ है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई हो इसकी गुंजाइश नहीं है, लेकिन वो साथ में ये भी जोड़ दे रहे हैं कि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है उसमें इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो संदेह पैदा होगा, और इससे लड़ना चुनाव आयोग का काम है जिसमें वो शायद कामयाब नहीं हो रहा है। देखिए सुशांत, ईवीएम को लेकर लगातार विवाद खड़े होते रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी 2009 में तो उसने कहा था कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई, ईवीएम से धांधली हुई।
सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बयान दिए, जीवीएल नरसिम्हा राव जो भाजपा के प्रवक्ताओं में से हैं और आज वो राज्यसभा के सदस्य भी, उन्होंने किताब भी लिख दी और उसके ऊपर लालकृष्ण आडवाणी जी ने उसका विमोचन किया था। तो उसमें ईवीएम खराब निकल गई। जहां बनी है ईवीएम वहां पे अब ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता। तमाम विकसित देशों में अब इस्तेमाल नहीं होता। लगातार चुनाव में धांधली की बातें आती रही हैं कि किसी पर भी दबाव तो जाकर किसी एक चुनाव चिन्ह पर ही निकलता है। तो इसकी बचाव के लिए वीवीपैट का इस्तेमाल हुआ, लेकिन वीवीपैट भी सभी जगह होता नहीं है, ऐसा भी सुनने में आया है। ये सब बातें चलती रही हैं, लेकिन मेरा मानना है कि बहुत कम गुंजाइश है। कुछ एक जगहों पे आप छेड़खानी कर सकते हैं, उसमें धांधली भी कर सकते हैं, संभव हो सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ। अगर बड़े पैमाने पर होना होता तो फिर गोरखपुर और फूलपुर का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं हारती। सही बात। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की सीट वाला चुनाव वो नहीं हारते। एक, लेकिन दूसरा यह है, अब आप देखिए इतनी तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं कि तहसीलदार साहब होटल में लेके चले जा रहे हैं दारू पीने के लिए ईवीएम मशीन के साथ। जगदलपुर जो छत्तीसगढ़ में है, वो एक स्ट्रांग रूम में 3 लोग पहुंच जा रहे हैं लैपटॉप लेकर के, और बताया जा रहा है कि नहीं वो मोबाइल नेटवर्क चेक कर रहे थे। मतलब लैपटॉप के साथ मोबाइल नेटवर्क क्या चेक कर रहे थे हमारी समझ में नहीं आता है, लेकिन जरूरी है। एक जगह कहा गया साहब कि वो गायब हो गई, बिजली गायब हो गई, कैमरे काम नहीं कर रहे थे वहां पे, स्ट्रांग रूम में कैमरे काम नहीं कर रहे थे, जो अभी कुरैशी साहब तो कर रहे थे, तो लेकिन वो कैमरे ही काम नहीं कर रहे थे। तो उसके बाद में हुआ नहीं वो बाकी सब ठीक है। तो ये कहीं न कहीं इतने जब सवाल उठ रहे हैं तो इस समय खासतौर से चुनाव आयोग को बहुत ही सतर्कता बरतनी थी, ताकि किसी भी राज्य में इस तरह की शिकायतें न मिले। केंद्रीय मंत्री अगर 3.5 घंटे तक लाइन में लगा रहे, अर्जुन राम मेघवाल जी लगे रहे, और ईवीएम मशीन खराब थी इसलिए लगे रहे, तो इस तरह की खराबियां क्यों आ रही हैं? अगर आप उसके पहले जांच कर लीजिए। लेकिन एक चीज अच्छी और मैं बता रहा हूं आप सुशांत, एक अच्छी चीज ये चुनाव में देखने को मिल रही है, चाहे दोनों तरफ से भी, कि पॉलिटिकल पार्टियां अलर्ट ज्यादा हैं, तुरंत पकड़ में आ जा रहा है। जहां कहीं भी कुछ हो रहा है, अब एक महिला अधिकारी थी, वो अपना ईवीएम अपने घर चली गई लेकर के, पता लगा उसने कहा कि नहीं उसको शौच की सुविधा चाहिए थी, लेकिन फेक वीडियो बना के घुमाया गया कि वो बीजेपी के नेता के घर में। हाँ। तो ये सबसे भी थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि लोगों के मन में ऐसी चीजें डालने की भी कोशिश हो रही है। ठीक है, इस पर लोगों, मुझे लगता है मैंने ये चर्चा इसीलिए रखी थी कि थोड़ी स्थिति स्पष्ट हो लोगों को, और कुरैशी साहब ने जो कहा है उससे बहुत हद तक चीजें साफ हुई होंगी कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गुंजाइश ना के बराबर या नहीं है, ये वो बार बार कह रहे हैं। ठीक है, मैं अपने डिबेट के दूसरे हिस्से में बाकी मेहमानों को जोड़ रहा हूं। मनोजीत मंडल, मुझे ये समझाइए, ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हम देख रहे हैं, अगर यही 11 दिसंबर को आते हैं तो क्या ये इस बात के संकेत हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो जादू था वो कम हो रहा है और लोकल मुद्दे हावी हो रहे हैं, और मोदी जाकर कुछ भी कह लें, लोग लोकल मुद्दों के हिसाब से ही वोट दे रहे हैं? ये तो बिल्कुल लग रहा है, और ये भी होना भी चाहिए था, क्योंकि ये एंटिसिपेटेड था। आप सबको, हम सब देख रहे थे किस तरह से ओपिनियन पोल भी था, वो भी इन लोगों के फेवर में नहीं था। और ये तो देश की जनता को सबसे ज्यादा मालूम है कि 4.5 साल में क्या हुआ है। उन लोगों को सब से सब झूठ जुमला सब पकड़ में आ गया है देश की जनता के पास। अभी सिर्फ एक ही चीज उन लोगों के पास, उनके पास बचे है, जो है एकदम ज्यादा से ज्यादा राम मंदिर का कार्ड उन लोगों खेल रहा है, कहां पर रथ यात्रा का कार्ड इन लोगों खेल रहा है। ये पूरा खुल के आप हिंदुत्व का जो, और मैं कहूंगा एक फेक हिंदुत्व का जो नैरेटिव इन लोगों के पास है, वो आप पूरा खुल के आ गया है। लेकिन इस तरह से तो वोट नहीं मिलेंगे लोगों को डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसलिए ये सब कर रहे हैं। अगर आप डेवलपमेंट के बारे में आप जो आप लोगों के पास प्रॉमिस था कि ब्लैक मनी हम ले आएंगे, सर अगर इससे वोट नहीं मिल रहा है पैसा, तो ममता बनर्जी बीजेपी की पश्चिम बंगाल में होने वाली रथ यात्रा से क्यों घबराएंगी? बिल्कुल, ममता बनर्जी जी ने कभी रथ यात्रा की रोक नहीं लगाई थी। इन लोगों के पास जो एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम था, इन लोगों ने डेट चेंज किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपके पास सब इन्फॉर्मेशन नहीं जा रहे थे। काफी पहले तैयार थी कि 4 दिसंबर में होगा, उसके बाद 6 दिसंबर आ गया। कौन लोगों को आना था, उन लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं आता। कितने सारे वीवीआईपी आएंगे, किस तरह का सिक्योरिटी अरेंजमेंट होगा, ये डिटेल नहीं था। खबर आई कि जहां रथ यात्रा जाएगी वहां टीएमसी जो है वो कीर्तन करवाएगी। इसकी जरूरत क्यों पड़ी अगर ये जादू खत्म हो रहा है? अभी भी नहीं, अरे मेरे बात सुनिए, अभी भी हाईकोर्ट ने परमिशन नहीं दिया। अभी भी हाईकोर्ट ने परमिशन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप कैसे होगा,
इसीलिए यह सिक्योरिटी अभी आपको पता ही नहीं है। जब अभी भी पकड़े जाते हैं तो झूठ बिल्कुल बोलते परमिशन हैं। नहीं दिया। हाईकोर्ट ने बोला स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत करो, वो जो टॉप ऑफिसर्स के साथ बातचीत करके ठीक एकदम डिसाइड करो कैसे होगा और कौन कौन लोग आएंगे। हाईकोर्ट ने नहीं कहा खाली से होगा। मैं तो बस इतना पूछ रहा था कि अगर मोदी और शाह का असर कम हो लॉ एंड ऑर्डर पे लोकल मुद्दे हावी हैं, लोगों को पता चल रहा है, तो फिर आप कीर्तन क्यों करवा रहे हैं? टीएमसी कीर्तन क्यों करवा रहे जो हैं? भी कर लीजिए, जितना भी कर सत्यप्रकाश लो। मिश्रा जेडीयू के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है सर। माधव आनंद, क्या ये संकेत है कि बीजेपी का मोदी और शाह का प्रभाव कम हो रहा है, ये एग्जिट पोल के नतीजे? अरे आप चिल्लाते रहो। रूप से सुशांत जी, जो मोदी जी और अमित शाह जी का जो है रहा है, अरे आप मोदी क्या तो- मोदी अरे मोदी ये वेव उल्टा मामला, मोदी ये वेव मसला अब जो है नहीं रहा। और ये 5 राज्यों के जो चुनाव का 5 राज्यों के चुनाव का जो रिजल्ट आने वाला फिर से आ है गया। वो निश्चित रूप से जो 2019 में संसदीय चुनाव होने हैं उसकी जो है सो कहीं न कहीं एक रूपरेखा तैयार हो जाएगी। बीजेपी क्या होती है, चुनाव के टाइम में हमेशा राम मंदिर का मुद्दा उठाती आई है। अरे पॉलिटिकल पार्टी का काम है राम मंदिर बनाना, मंदिर मस्जिद कहीं भी उचित ढंग से बने, किसी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आपका काम राम मंदिर बनाना नहीं है। आप जानबूझ के चुनाव के सर, टाइम अगर में मोदी और शाह का प्रभाव कम हो रहा आप कह रहे हैं, जिसे तो जनता 2019 में आप एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे? वादा करते हैं और जनता क्वेश्चन न पूछे कि आप 4.5-5 साल में क्या काम किए हैं, उसका ध्यान ठीक है, रखते इस हैं। वक्त की एक headlines पॉलिटिकल दिखा पार्टी देता का काम है। क्या एग्जिट पोल के अनुमान बीजेपी के लिए सबक है? जवाब तो देना होगा। तो हमारी चर्चा जारी है। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, क्या जेडीयू को भी लगता है कि शाह और मोदी का जादू कम हो रहा है इस एग्जिट पोल को देखकर? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस एग्जिट पोल में दोनों के बीच का जो फासला है वो बहुत बड़ा नहीं है। जो भी तमाम एग्जिट पोल कह रहे हैं उनका फासला बड़ा नहीं है। 11 तारीख का इंतजार करना चाहिए पहला। और राज्य के चुनाव राज्य के बहुत सारे मुद्दे पर निर्भर करता है। ये ठीक है कि केंद्र सरकार की भी उसमें बहुत बड़ी एक भूमिका होती है, लेकिन राज्य में कई राज्यों में काफी लंबे समय से सरकार भी है, उनकी परीक्षा की स्थिति है और हमें 11 तारिख का बिल्कुल इंतजार करना यूपी में चाहिए। क्यों कहा गया कि ऐतिहासिक जीत मोदी ने दिलाई? नहीं, ऐतिहासिक जीत वहां हम थे भी नहीं मौजूद, लेकिन जिस तरह से उसका चुनाव, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार काम करते आ रही थी और यूपी की जनता जिस तरह से अखिलेश और मुलायम सिंह यादव के परिवारवाद से परेशान थी, उनके भ्रष्टाचार से परेशान थी, तमाम तरह तो के एमपी फेल होते राजस्थान में उनके एनडीए का काम गवर्नेंस क्यों नहीं देख रही जनता? देखिए, एमपी और राजस्थान की सरकार को आप देखिए, लगातार वो एक अच्छे काम कर रही है। शिवराज सिंह चौहान की वहां अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं है। और आप देखिए, फासला बहुत बड़ा नहीं है एग्जिट पोल में। ये 20 का अंतर कब पलट जाएगा 11 तारीख को, ये आप 11 तारीख को बैठ के बात करेंगे ठीक है। तो उसमें पता चलेगा। सुरेंद्र राजपूत, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जादू कम हो रहा है, उसके परिचायक हैं ये आंकड़े? अगर यही सही होते हैं तो देखिए, एग्जिट पोल पर हम बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करते। इतना सुशांत बड़ा जी, बड़ा आप लोगों बड़ा के कांड लिए, है ना, हमारे प्लेटफॉर्म consumption बहुत के बड़ा लिए काम है। हमारा जनता जो है, हमारा काम जनता के सामने है और जनता के बीच से हम लोगों को मोदी जी की और शाह जी की और सारी भारतीय जनता पार्टी की जो लोक विरोधी नीतियां दिख हैं, रहा है ना, जन व्यापक दिख विरोधी रहा है ना। नीतियां हैं, मजदूर विरोधी कितना लोगों नीतियां को और मारा गया किसान वहां विरोधी पर। जो नीतियां हैं, वो सारी की सारी नीतियों को हम जो है किसानों को किसानों का मात हुआ वहां पर, देखा नहीं आपने? कुछ ही महीने पहले सर, किसानों के इतिहास के बारे में लोगों को बहुत बयान कहता है। एग्जिट पोल क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, देश में सबसे ज्यादा यदि आत्महत्या हुई है किसानों को लेकर के, तो वो कांग्रेस पार्टी की फेल होती नीतियां और कांग्रेस पार्टी की उदासीन नीतियां किसानों के प्रति। वो आज की डेट में एनडीए की सरकार ने तो किसानों के जो उचित मूल्य थे उसको बेहतरीन बढ़ावा दिया है, मुझे एक बात बहुत बढ़ाया है। सुरेंद्र जी, बात अभी जनता सुरेंद्र जी एक बात बताइए मुझे सर, सुरेंद्र जी इसीलिए इतना सारा सब आंदोलन हो रहा है। ये मान रहा हूं, इसीलिए इतना सारा आंदोलन आप दिल्ली तक जा रहा है। आंदोलन प्रजातंत्र का हिस्सा है। सवाल सवाल का जवाब सरकार ने दिया है। एनडीए की सरकार ने सवाल का जवाब दिया है, मुद्दों का समाधान किया है। लेकिन आपकी सरकार के दौरान चल के जाना, आत्महत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ। इस देश में दुर्भाग्य है, दुनिया के एक देश में किसान आत्महत्या करते हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में 70 साल राज करती है। सुरेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये है सर कि अगर इन्हीं एग्जिट पोल के नतीजों को, मंडल साहब थोड़ा रुकिए सर, आपके पास भी आऊंगा। सुरेंद्र राजपूत जी, मेरा सवाल यह है कि आप जब एनालिसिस कर रहे हैं तो इन 5 राज्यों में से
दो ऐसे राज्य जहां पर जनता के पास कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प था, जनता एग्जिट पोल के मुताबिक उसके पास जा रही है, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो मिजोरम हो। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में चूंकि कांग्रेस के अलावा विकल्प नहीं था, क्या इसलिए कांग्रेस को चुन रही है जनता? देखिए, फिर से मैं आपसे बताऊं, आपकी फिर से वहीं पर बात आ जाती है। 15 साल, हम लोग 10 साल से ज्यादा मिजोरम में हैं। हाँ। और टीआरएस सरकार पहले से बनी हुई थी और तेलंगाना राष्ट्रवादी समिति पहले बहुत मजबूत थी वहां पर। और इस बार हमारी जो सूचना है, हम लोग सरकार बनाने के बहुत नजदीक है वहां। ऐसा नहीं है कि वहां पर वहां पर भारतीय जनता पार्टी दोनों जगहों पर कहीं नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी से जहां पर हम लोग मुकाबिल हैं, उन जगहों पर, जी हाँ, पहले भी नहीं थी। मैं तो फिर से कह रहा हूं ना, अब आप ही की बात को कह रहा हूं। क्योंकि अब चुनाव खत्म हो गए, चिल्ला चिल्ली मुझे नहीं करनी है। मैं आपको सच बता दूं कि जो बात टीआरएस, आप देखिए वहां पर हमारा गठबंधन लड़ रहा है और टीआरएस लड़ रही है। बीजेपी तो कहीं है ही नहीं। मिजोरम में हम लड़ रहे हैं, एमएनएफ लड़ रही है, बीजेपी कहीं है नहीं। तो हम जहां पर मुकाबिल हैं, अगर क्षेत्रीय दल है तो उनका अपना सम्मान है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरपी सिंह, आप इस पर रिस्पॉन्ड करें। एक प्रमुख ताकत क्या जो सुरेंद्र जी कह रहे हैं एक प्रमुख कि जहां जहां बीजेपी थी वहां पर भी बचा नहीं पा रही और जहां नहीं थे वहां भी आ नहीं पा रही। हेलो, देखिए, मैं इस बात को सुनिश्चित होकर कह रहा हूं और मैं आपके साथ 11 तारीख को आपके चैनल पे आऊंगा और मैं चाहूंगा आप सुरेंद्र राजपूत जी को उस दिन बुलाएं। ठीक है। हम 11 तारीख को तीनों प्रदेशों में सुनिश्चित चुनाव जीत रहे हैं। अरे आरपी सिंह साहब, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे भाजपा के प्रवक्ताओं से डर लगने लग गया है। जिस तरीके से राजपूत साहब आप बोल रहे थे तो उन्होंने नहीं काटा था सर, उनको बोल लेने दीजिए सर। नहीं सर, गौरव भाटिया ने जेल भिजवा दिया भदौरिया को। ईवीएम पे रो रहे हो? नहीं सर, मुझे डर लग रहा है भाजपा के प्रवक्ताओं से, कहीं हमें भी जेल न भिजवा दें आप। मुझे भाजपा के गौरव भाटिया जैसे प्रवक्ताओं से डर लग रहा है सर। अगर आपके जीजा जी नहीं, कुकर्म तो आप लोग कर रहे हैं। जेल प्रतिपक्षी पार्टी के प्रवक्ताओं को भेज रहे हैं। जैसे हेराफेरिया धांधलियां करेंगे तो जेल जाना ही पड़ेगा। नहीं, मैं गौरव भाटिया की बात कर रहा हूँ। आपके भारतीय जनता पार्टी। राजपूत जी, वो अभी मुद्दा नहीं है सर, वो दूसरे चैनल से क्या हुआ मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। आरपी सिंह जी, आप अपनी बात करिए। अरे आपने जीजा जी को कोई मदद की है क्या? तो आप चिंता करें, जरूर चिंता करें। आरपी सिंह जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हकीकत ये है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चुनाव हारे हैं, इसलिए ये एक मनगढ़ंत कहानी ईवीएम की बना रहे हैं। सुशांत जी, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। तो आरपी सिंह, आप ये कह रहे हैं कि ये सारी तस्वीर बदल जाएगी, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये नहीं बदली तो क्या ये हार का ठीकरा शाह और मोदी पे फूटेगा, या वो लोकल मुद्दे, लोकल नेता, उनको इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी, जैसा कांग्रेस में होता है कि हार की जिम्मेदारी लोकल नेता उठाते हैं, राहुल गांधी नहीं उठाते हैं? सुशांत, मैं वापस कह रहा हूं, 11 तारीख को सुंदर राजपूत जी को जरूर बुलाइएगा और मैं चाहूंगा आप मेरे कोई टाइम अभी तक कर ले, मैं रहूंगा। और ये सुनिश्चित, ये जो आप आज आपने एग्जिट पोल हारे, उसके उल्ट होकर रिजल्ट सारा। और मेरे पास अपने पार्टी के नीचे से कैडर के हिसाब से ठीक आकलन है, उसके हिसाब से हम तीनों प्रदेशों में सरकार बनाने जा रहे हैं। सुनिश्चित समझिए आप, ये तो हमको राजस्थान में कर 10 सीटें आएंगी। शंकर जी, आज आपके ही ये तो मैं जानता हूं, नेता तो ये नहीं मानेंगे 11 के पहले कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर यही तस्वीर हुई, अगर लगा के पूछ रहा हूं, तो क्या ये संकेत होंगे मोदी और शाह के प्रभाव के कम होने के, या ऐसा नहीं आंका जाना चाहिए? नहीं, देखिए, ये तो पहली बात ये है कि कांग्रेस को भी है और भाजपा में ये तो मैं करूंगा, जब जीतते हैं तो श्रेय नेतृत्व को होता है। हाँ। और जब हारते हैं तो फिर प्रदेश इकाई या प्रदेश सरकार, उसका संगठन लुंज पुंज था, कुछ था नहीं, काम नहीं किया, ये होता है। जब मोदी जी के नेतृत्व में देश के बहुत सारे राज्यों में चुनाव जीते, तब फिर मोदी जी और शाह जी से बड़ा तो राजनीति में आज तक कोई चाणक्य पैदा ही नहीं हुआ। चुनावी चाणक्य जो है, रणनीतिकार कौशल, चुनावी कौशल के रणनीतिकार जो हैं, उनसे बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ, ये सब कहा गया। लेकिन जब दिल्ली में आप 70 में से 3 सीटों पे सिमट गए, तो फिर कभी नहीं किसी ने कहा कि साहब वो रणनीति कहां चली गई, चुनावी रणनीति कहीं। बिहार में अभी सतप्रकाश जी बता रहे थे, तब इनकी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रही थी, तो उस समय भी अमित शाह जी ने, मोदी जी ने खूब जाके प्रचार किया था बिहार में,
उसमें सर उसमें तर्क ये है कि कोहली भी तो कभी कभी कम रन पे आउट होता है। हाँ वही बात है, तो इसको मानना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर इन 3 राज्यों में जहां पे भाजपा का परंपरागत गढ़ रहा है, मतलब कांग्रेस का भी रहा है किसी जमाने में, लेकिन हाल के वर्षों में तो भाजपा का रहा है, ये आमने सामने की पार्टियां, अगर ये 3 राज्यों में जैसा कि एग्जिट पोल्स बता रहे हैं और जहां तक हम लोग की भी जो सूचनाएं हैं, अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी में शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की हैसियत कमजोर पड़ेगी। तो पार्टी के अंदर ही लोगों में सवाल उठने लग जाएंगे कि क्या हम 2019 इसी नेतृत्व के बदौलत जीत पाएंगे क्या? और सरकार को तो बताना चाहिए कि तो संघ मुक्त भारत वाले लोग हैं, तो कह रहे थे संघ मुक्त भारत चाहिए हमको। अभी से उठ रही है, देखिए एक एमपी तो चले गई यूपी से, तो अभी दलित जो सावित्री फुले ने चले गई, ये भी है दूसरी तरफ सब अभी उठ रहे हैं, पार्टी के अंदर से उठ रहे हैं। आप सुनिए ना, दादा सुनो, सुषमा जी ने कह दिया कि इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। टीएमसी छोड़ के भी बहुत लोग गए, नाम नहीं गिनाऊंगा, छोड़िए। हाँ। तो लोग आते ही जाते रहते हैं पार्टियों में, जब होता है चुनाव का समय आता है तो इधर से उधर होते रहते हैं। अरे सुशांत जी, बीजेपी पांचों राज्यों में बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ कांटे का टक्कर है। पुराने जमाने के आपके सहयोगी है, पहले जमाने के छोटे से ब्रेक के बाद इसका जवाब आएगा। क्या लोकल मुद्दे मोदी शाह पर भारी पड़े? क्या एग्जिट पोल के अनुमान बीजेपी के लिए सबक हैं? जवाब तो देना होगा। क्या लोकल मुद्दे मोदी शाह पर भारी पड़े? क्या एग्जिट पोल के अनुमान बीजेपी के लिए सबक हैं? जवाब तो देना होगा। और अब हम आपको सीधे लिए चल रहे हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल कर रहे हैं। निजी आदमी है, प्राइवेट आदमी है, कैसा है कि टारगेट उन्हीं को किया जा रहा है, इसके पीछे कोई राजनीतिक सोच नहीं है आपके ख्याल में? तो अगर राजनीतिक सोच इसके बारे में है तो राजनीतिक जवाब भी तो देना पड़ेगा ना। सर, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप उनके वकील हैं और जाहिर तौर पे आप उनकी पार्टी उनके पीछे खड़ी है, तो मैं चिदम्बरम साहब की बात कर रहा था। तो लीगल और पॉलिटिकल दोनों एक्शन लेने के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं। आप तमाम जो साक्ष्य आप दे रहे हैं, क्या तैयारी होगी कैसे इसे पेश करने की कोर्ट में? पहले थे यहाँ पर आप इन चीजों को साबित कर रहे हैं, उसे कोर्ट में भी साबित करना होगा, देखिए जनता को पता चले कि जाहिर तौर पर जो आप देखिए वो साबित तो हम करेंगे, उस पर तो आप वक्त लगता है, लेकिन पहले तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमारा मैसेज जनता तक पहुंचाओ, ठीक है ना? पहले तो आप अपना कर्तव्य पूरा करोगे, उसके बाद हम जो हमने करना है करेंगे। पहले वो आप थोड़ा सा मदद करो ना लोकतंत्र के लिए। तो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं और एसवाई कुरैशी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त सीधे। सर माफी चाहूंगा, पहले आपका लाइव थ्रू नहीं हो पाया था, इस वक्त अगर आप मुझे सुन पा रहे हो सर, तो मैं आपसे ही चाहता हूं कि आप एक बार कम से कम दर्शकों के लिए और जो नेता हमारे पैनल में थे उनके लिए एक बार जरूर बताएं कि जैसी खबरें आई हैं ईवीएम को लेकर, उसके बाद भी 11 तारीख के नतीजों पर कोई संदेह की गुंजाइश रहती है या नहीं रहती है, या लोगों को अपने मन में कोई शक सुबह रखना चाहिए? देखिए, लाखों मशीनें ईवीएम इस्तेमाल होती हैं, उनमें से इक्का दुक्का की कोई अगर शिकायत आ जाए, उससे ज्यादा अपसेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। किसी अफसर की उसमें कोई नालायकी हो सकती है, कई बार वो नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, कभी जेन्युइन गलती हो जाती है। कुछ मशीनें होती हैं जो रिजर्व की मशीनें होती हैं, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं होता और वो बगैर इस्तेमाल के वापस स्ट्रांग रूम में जाएंगी, तो वो बाद में दिखती हैं तो कि ये मशीनें कहां से आ गई। लेकिन हर इंसिडेंट को इलेक्शन कमीशन इन्वेस्टिगेट करती है और उसकी रिपोर्ट जनता को देती है। तो उसमें समझता हूं कि जनता को ये रिपोर्ट देने में इलेक्शन कमीशन को डिले कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जनता में अगर ये वहम फैल जाए कि मशीनों में कुछ गड़बड़ है, उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। नेताओं के दिमाग से निकालना आसान होता है, जनता के दिमाग से निकालना मुश्किल होता है। इसलिए जो भी रिपोर्ट होती है फौरन हर इंसिडेंट की इलेक्शन कमीशन को फौरन जनता को बता देनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं सर कि 11 तारीख को नतीजा कुछ भी हो, नेता किसी भी पार्टी का हो, वो कहे कि ईवीएम के साथ गड़बड़ी हुई है इसलिए ये नतीजे आए हैं, तो जो जनता है उसको विश्वास नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जब से मशीनें यूज शुरू हुई थी 20 साल पहले, हर पॉलिटिकल पार्टी ने उस मशीन को क्वेश्चन किया, एवरी पार्टी ने, लेकिन हर बार उन्हीं मशीनों से वो जीत जाते हैं,
तो चुप हो जाते हैं। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं, अब तो वीवीपैट आ गई है। वीवीपैट का मतलब एक पर्ची भी वहां पे पैदा हो रही है, प्रिंट हो रही है, और उनमें से कुछ पर्चियां गिनी जाएंगी। आज तक 800 पेटियों में से पर्चियां गिनी जा चुकी हैं, कंपेयर की गई, और एक में जो डिफरेंस निकला, एक में भी डिफरेंस नहीं आया। तो ये तो बहुत अच्छा एक सिस्टम शुरू हो गया है। अब सारा डिबेट वीवीपैट पे रहनी चाहिए कि कितने मशीनें वीवीपैट की गिनी जाएं। ठीक है, ये आपने एक अच्छी जानकारी दी है सर कि अभी तक के चुनावों में 800 वीवीपैट मशीन्स को गिना गया है और उनसे पर्चियों और वोटों का मिलान किया गया और एक में भी गड़बड़ी नहीं मिली है, ये आप बता रहे हैं। तो ये बहुत अहम जानकारी है दर्शकों के लिए, जो उनको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार लोग पूछते थे कि फिर वीवीपैट का मतलब क्या है। सर, आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इस वक्त